नमस्ते सदावत्सले मातृभू में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो प्रोसीडिंग हुई उस प्रोसीडिंग पर आखिर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से या सुप्रीम कोर्ट से उद्धव ठाकरे कैंप जो मांगने गया था वो उसको क्यों नहीं मिला और आखिर हुआ क्या। कपिल सिब्बल तो बड़ी तेजी से बड़े मतलब उद्धव कैंप की तरफ से जो बहस हुई उसमें खूब सारे हॉट टॉक्स हुए, कोई ऑर्डर भी ऐसा विशेष नहीं हुआ, लेकिन जो सॉलिसिटर जनरल को बताया गया वो सॉलिसिटर जनरल से कहा गया कि आपको असेंबली में क्या कहना है और वहाँ महाराष्ट्र की असेंबली स्पीकर जो इस समय के स्पीकर हैं उस स्पीकर को क्या बताना है। हुआ क्या कि सुबह जब मेंशनिंग होती, मैं आपको सुप्रीम कोर्ट की थोड़ी सी प्रोसीडिंग बताऊं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट खुला है और सुप्रीम कोर्ट का ये पूरा हफ्ता अभी मिसलिनियस हफ्ता है। मिसलिनियस हफ्ते से मतलब है जो केसेस फाइल हो गए होंगे वो केसेस सुप्रीम कोर्ट में रुकने हैं कि नहीं रुकने हैं, सुप्रीम कोर्ट को सुनना है कि नहीं सुनना है, इस बात पर केस पहली जो मिसलिनियस होता है उस पर जाते हैं। मिसलिनियस से मतलब है बहुत सारे मामले हैं जिसमें कोर्ट आज सुनेगा और फिर फाइल रिजेक्ट करनी है कि रखनी है कि आगे सुनवाई शुरू करनी है कि नहीं करनी है, इस पर होगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट छुट्टी की वजह से लंबे समय तक बंद था, इसलिए पूरा सप्ताह मिसलिनियस हफ्ता है। लेकिन जो वेकेशनल बेंच बैठी थी और जिस वेकेशनल बेंच में महाराष्ट्र की असेंबली का केस गया था उस बेंच ने उस समय 12 तारीख के लिए कहा था। तो अब एडवांस लिस्ट में 12 तारीख से मतलब है जो सप्ताह शुरू होगा उस सप्ताह में, ये जो 11 तारीख से सप्ताह शुरू हो रहा है इस सप्ताह में लगेगा। अब इस सप्ताह में लेकिन जो लिस्ट आई उस लिस्ट में महाराष्ट्र का केस था ही नहीं। तो सुबह सुबह कोर्ट की खास बात यह है कि सुबह सुबह वकील अपने मामलों को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने मेंशन करते हैं और सुप्रीम कोर्ट के ये प्रोसीडिंग आधे घंटे लगभग चलती होगी और सुप्रीम कोर्ट को ये बताते हैं, चीफ जस्टिस को बताते हैं कि माय लॉर्ड ये परिस्थिति है, ये मैटर है और ऐसे ऐसे आप कृपया करके हमको रिलीफ दे दीजिए। सुप्रीम कोर्ट के सामने उद्धव कैंप की तरफ से कपिल सिब्बल जी उपस्थित हुए और उन्होंने कहा कि माय लॉर्ड इसकी अर्ली हियरिंग होनी है, मामला बहुत गंभीर है और इस मामले में ये लिस्टिंग इसकी केस की नहीं हो पाई है और चूंकि केस की लिस्टिंग ही नहीं हुई तो सुनवाई कैसे होगी, इसलिए आदेश दिया जाए कि इस केस की लिस्टिंग की जाए और इस पर सुनवाई गंभीरता से आज ही की जाए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि भाई ऐसे कैसे इसकी सुनवाई हो जाएगी, इसके लिए एक नई बेंच कॉन्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी क्योंकि वो जिस बेंच ने सुना था वो वेकेशनल बेंच थी। वेकेशनल मतलब छुट्टियों में जो बेंच बैठती अर्जेंट मैटर को सुनने के लिए, वो वेकेशनल बेंच थी। अब ये रेगुलर बेंच में जाएगा तो इसके लिए बेंच का गठन करना पड़ेगा। मामला संवैधानिक है और संवैधानिक मामले में चूंकि इंटरप्रिटेशन उसमें सारे संवैधानिक हैं। संवैधानिक इंटरप्रिटेशन से मतलब ये आता है कि यहाँ पर इस मामले में जो सुनील प्रभु की विप है वो विप मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी, लीडर ऑफ हाउस कौन माना जाएगा शिवसेना की तरफ से, शिवसेना कौन से गुट को मानी जाएगी, जो माइनॉरिटी के विधायकों ने तय किया और नया लीडर चुन लिया क्या उसको लीडर माना जाए या फिर जब शिवसेना जो मेजॉरिटी में है उसके लीडर को ही लीडर माना जाए जो पहले से था। नया विप प्रमुख किसको माना जाए, नया वाले को या पुराने वाले को। डिप्टी स्पीकर जो कि जिसको अधिकार नहीं है, मतलब स्पीकर को अधिकार होता है, डिप्टी स्पीकर के डिस्क्वालिफिकेशन नोटिस को कितना स्वीकार किया जाए। डिप्टी स्पीकर ने बिना विधानसभा बुलाए और बाहर पार्टी की जो बैठक हो रही थी, पार्टी की बैठक में जो व्हिप इशू की गई, क्या उस व्हिप के आधार पर डिप्टी स्पीकर अंदर विधानसभा की सदस्यता पर प्रश्न कर सकते हैं? ये सारे संवैधानिक प्रश्न हैं। फिर इसके बाद शिंदे सरकार बन गई। शिंदे सरकार बनने के बाद फिर से चैलेंज हुआ, सुनील प्रभु फिर से कोर्ट आए और सुनील प्रभु ने नया केस इसमें यह लगाया कि जो गवर्नर ने सरकार कॉल की है यानी कि मुख्यमंत्री को बुलाया है वही गलत था। उसके बाद जो स्पीकर चुना गया वो स्पीकर का चुनाव गलत है और स्पीकर का चुनाव गलत है, गवर्नर की कॉल गलत है, इनविटेशन मुख्यमंत्री का चयन गलत है। उसके बाद मेजॉरिटी प्रूफ की गई हाउस में वो सब गलत है क्योंकि 16 विधायकों का मामला पड़ा हुआ है और नए वाले स्पीकर ने इन पुराने 16 विधायकों, वो 16 विधायक जो कि उद्धव ठाकरे के साथ थे और जो पुरानी वाली विप थी उस विप के प्रमुख को यानी कि लीडर ऑफ द हाउस शिंदे गुट की विप को उसने स्वीकार नहीं किया, जबकि वो विप जो है वो विधानसभा के लिए थी और पहली वाली विप जो है वो पार्टी की बैठक के लिए थी। तो पार्टी की बैठक की विप चाहे वो पहले वाले ने की हो और बाद में जो विप इशू हुई वो पुराने वाले जो विप प्रमुख थे उन विप प्रमुख के द्वारा
और लीडर ऑफ हाउस जो पहले से थे यानी कि शिंदे, एकनाथ शिंदे थे, तो इनमें से किसको माना जाए। तो फिर से वो चले गए और उन्होंने कहा साहब ये तो पूरा सिस्टम ही गड़बड़ है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 तारीख को सबकी तारीख लगा दी, बोले 11 के बाद सुनवाई होगी। अब 11 वाली लिस्ट में वो आया नहीं, तो कपिल सिब्बल मेंशन करने चले गए और मेंशन करते समय कोर्ट से कहा कि भाई ये लिस्टिंग हुई नहीं, इसकी लिस्टिंग की जाए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ये कहा कि भाई इस पर बेंच बनानी पड़ेगी, तो वो बेंच वाला प्रकरण चल गया। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि साहब ये जो डिस्क्वालिफिकेशन है, नया स्पीकर बैठा हुआ है वो डिस्क्वालीफाई करे दे रहा है हमारे सदस्यों को, उद्धव कैंप के, तो उद्धव कैंप के जो सदस्यों को वो डिस्क्वालीफाई किए दे रहे हैं, उनका मामला पड़ता है। अगर ये डिस्क्वालीफाई कर दिए गए तो साहब वो उनके कैरियर पर सवाल पड़ रहा है, विधानसभा के चुनाव का सवाल पड़ेगा और बहुत ब्ला 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 बहुत कुछ असर पड़ेगा। चीफ जस्टिस ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को यह कहा कि आप नए स्पीकर को अपने ऑफिस की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल को कहा कि आप अपनी तरफ से विधानसभा के स्पीकर को खबर कर दीजिए कि वो डिस्क्वालिफिकेशन का जो प्रोसीजर चला रहे हैं वो अभी कोई प्रोसीजर नहीं चलेगा। पुराने वाले, अब क्या हो गया, यानी कि पुराने वाले जो डिप्टी स्पीकर थे, डिप्टी स्पीकर की तरफ से जो डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीजर चल रहा है वो भी स्टॉप कर दिया और नए स्पीकर जो बने, फुल फ्लैश स्पीकर बने, उन्होंने उद्धव कैंप के जो विधायक थे उनके खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन की प्रोसीडिंग शुरू की थी, वो भी स्टॉप कर दिया, यानी कि स्टेटस को मेंटेन कर दिया। नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा निकला कि उद्धव कैंप जो कि रिलीफ मांग रहा था कोर्ट से और ये कह रहा था कि साहब पूरी प्रोसीडिंग गलत है, हमको सुन लीजिए पूरी बात, और हमारी पूरी बात सुनने के बाद सरकार गिरा दीजिए। पहले पुराने वाले 16 जो शिंदे ग्रुप के 14, 15, 16 जो भी थे वो थे, उनको पहले डिस्क्वालिफिकेशन का चक्कर चलने दीजिए और नया चुनाव ही पूरा गलत हो रहा है, गवर्नर की कॉल गलत थी या विधानसभा में बहुमत प्रूफ करना गलत था, नया स्पीकर चुनना गलत था, ये सब कुछ आप सुनकर हमें रिलीफ दीजिए। मैंने आपको बताया कोर्ट ने मना कर दिया। तो अब होगा ये कि स्टेटस को मेंटेन का मतलब है कि शिंदे मुख्यमंत्री बने रहेंगे, शिंदे मुख्यमंत्री बने रहेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनी रहेगी, जो भी नई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनने जा रही है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनी रहेगी। ये मामला पावर का है। और इसके अतिरिक्त जब ये बनी रहेगी तो फिर बीएमसी का चुनाव सामने खड़ा हुआ है, पूरे महाराष्ट्र में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव खड़ा है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव ही शिवसेना का भविष्य तय करता है, ये बहुत पुराना खेल है। तो अब जिस प्रकार से आपने देखा होगा पूना के काउंसलर्स शिंदे कैंप के साथ आ गए, आपने देखा होगा कि शिंदे जिस ग्रुप से आते हैं, जिस स्थान से आते हैं, कल्याण से या थाने से, जहां कहीं से, वो ग्रुप भी उनके साथ आ ही गया। तो पूरे महाराष्ट्र से काउंसलर्स जो उनकी शिवसेना पार्टी के हैं या दूसरी पार्टियों के भी हैं, वो मुख्यमंत्री के साथ आ लिए हैं। तो अब उद्धव ठाकरे धीरे धीरे बीएमसी में भी माइनॉरिटी में जाते जा रहे हैं, क्योंकि चुनाव सामने खड़ा है और इस चुनाव में ये जो म्युनिसिपैलिटी का चुनाव है वो लोकल चुनाव होता है। लोकल चुनाव सरकार प्रिवेल करती है, स्वाभाविक है। मैंने आपको बताया था कि जो नए स्पीकर का चुनाव हुआ है राहुल सर्वेकर का, राहुल सर्वेकर भी म्युनिसिपैलिटी यानी कि बीएमसी के ही स्पेशलिस्ट हैं। उनके पिताजी काउंसलर थे, उनके भाई काउंसलर हैं, उनके सिस्टर इन लॉ काउंसलर हैं। और दूसरा बात है कि वो राहुल सर्वेकर कि जो ससुराल है वो ससुराल भी एनसीपी की तरफ से जो विधान परिषद के चेयरमैन हैं उनके घर में है। मतलब कहने का यह है कि कुल मिलाकर बीएमसी चुनाव में सुप्रीम कोर्ट के इस आज की जो निष्क्रियता, सुप्रीम कोर्ट का जो रास्ता रहा, सुप्रीम कोर्ट ने जो सुनने से टाइम मांगा है या समय लगेगा, ऐसा कहना अब पूरे बीएमसी चुनाव को निपटाने वाला है। पूरे बीएमसी चुनाव को मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नई बेंच बनने में थोड़ा समय लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने, चीफ जस्टिस ने कहा भाई नई बेंच बनेगी तो नया टाइम लगेगा, हमें बेंच को कॉन्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। जब नई बेंच बनेगी तो सारे डॉक्यूमेंट जो पुरानी प्रोसीडिंग है वो उनकी अदालत में आएगी, नोटिस नए सिरे से इशू होंगे, दोनों की प्लीडिंग नए सिरे से आएगी। 4-4 हफ्ते का टाइम अगर 1-2 बार भी दे दिया तो 2-3-4 महीने खींचने वाले हैं। तो ये मान के चलिए अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठती है इस मामले में तो कम से कम 3 से 4 से 5 बल्कि 6 महीने भी लग सकते हैं। इतने में बीएमसी का चुनाव क्लियर हो जाएगा। बीएमसी के चुनाव में अगर शिंदे ग्रुप, जिस प्रकार से शिंदे के साथ बीएमसी के लोग आ रहे हैं, मैंने पहले ही कहा कि कोई भी लोकल बॉडी का चुनाव होता है वो सरकार के या तो
पॉलिटिकली पहले से कब्जा हो किसी पार्टी का तो बात अलग है और दूसरी पार्टी सत्ता में हो। अदरवाइज जिस पार्टी की सत्ता हो और उसी पार्टी का बीएमसी पर कब्जा हो तो फिर सत्ता मैं कह रहा हूं तो अभी उद्धव ठाकरे थे तो उद्धव ठाकरे की सत्ता, और अब एकनाथ शिंदे की सत्ता है तो एकनाथ शिंदे की सत्ता। तो ये पूरा सिस्टम एकनाथ शिंदे के साथ आने वाला है और लोकल बॉडीज के चुनाव एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में होने वाले हैं। यानी कि ये सिंपल सी बात है, जो काउंसिलर बॉडीज हैं या कॉरपोरेशन के सदस्य हैं वो शिंदे के साथ ज्यादा आने वाले हैं प्रदेश में। और अगर शिंदे ग्रुप जो शिवसेना पर क्लेम कर रहा है कि हम ओरिजिनल शिवसेना है, हम शिवसेना ही हैं, वो ग्रुप अगर प्रिवेल कर गया बीएमसी में तो ये मानकर चलिए कि शिवसेना का जो आखिरी रास्ता है, वो शिवसेना आखिरी रास्ता मतलब उद्धव ठाकरे ग्रुप मातोश्री से जो सत्ता शिफ्ट हो रही है और हो गई है लगभग, वो मातोश्री को पूरा वीरान बनाने वाला है। और उद्धव ठाकरे में मुझे नहीं लगता कि इतनी स्किल्स हैं सिर्फ एक क्वालिफिकेशन की कि वो बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं, और ना ही मुझे आदित्य ठाकरे में ऐसा लगता है कि उनके पास कोई क्वालिफिकेशन है सिवाय इसके कि वो ठाकरे परिवार के सदस्य हैं। अब ठाकरे परिवार के सदस्य तो आप मनसे वाले भी हैं, तो फिर उनको वो सरवाइव नहीं कर पाए ना, क्योंकि बाला साहब का नाम जुड़ा हुआ था। तो बाला साहब के बेटे मुझे नहीं लगता कि वो इतनी शक्ति, इतना उनके पास टैलेंट है, क्योंकि जब वो सत्ता में आए तो सत्ता में आने के बाद अगर वो चाहते, अगर वो टैलेंटेड मुख्यमंत्री होते तो फिर आप ये समझ लीजिए कि राष्ट्रवादी कांग्रेस को निपटा देते, कांग्रेस को भी हल्का कर देते, बीजेपी को भी हल्का कर देते और वो सुपरसीड कर जाते। चूंकि वो शरद पवार के हाथों की कठपुतली बने रहे, हमने देखा होगा कि किस प्रकार अनिल देशमुख अंदर चले गए, परमवीर सिंह का मैटर आ गया, सचिन वजय का मैटर आ गया, और ये बहुत कुछ उस समय हुआ। उन सब पर उद्धव ठाकरे कंट्रोल नहीं कर पाए का मतलब ये होता है कि मुझे नहीं लगता कि वो इतनी योग्यता रखते हैं या वो इतनी पॉलिटिकल चपलता रखते हैं कि वो प्रिवेल कर जाएं। इसलिए मुझे लगता है कि एकनाथ शिंदे ग्रुप ही अब भविष्य की शिवसेना होने वाली है, और ये भविष्य की शिवसेना सुप्रीम कोर्ट, आज जो सुप्रीम कोर्ट ने किया कि हम तुरंत नहीं सुनने वाले हैं, आपको समय देते हैं, बेंच कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी और फिर मैंने आपको बताया कि प्रोसीजर क्या चलेगा। उस प्रोसीजर के अनुसार उद्धव कैंप को बहुत बड़ा, सबसे बड़ा झटका लगा है और शिंदे की बल्ले बल्ले हो ही गई है। भले ही शिंदे के पक्ष में कोई ऑर्डर ना आया हो, भले ही उद्धव के अंगेंस्ट में कोई ऑर्डर ना आया हो, लेकिन ये जो लिस्पेंडेंसनेस है, ये जो प्रोसीजरल मैकेनिज्म को टाइम मिल गया, वो टाइम ही शिंदे की जीत है और उद्धव ठाकरे की कमजोरी है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।